नमस्कार। कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक ऐसी शख्सियत के साथ किरदार ज़िंदगी में वैभवी हाज़िर है, आप सबको मिलवाने के लिए जो मुझे लगता है कि भारत की शान है। कारण बिहार की मिट्टी से एक और लाल को लेकर आई हूँ और जैसे कि हमेशा वादा करती हूँ कि हर बुधवार शाम 7 बजे आपको मिलवाएँगे एक नई शख्सियत से, तो आज एक नई शख्सियत को लेकर आए हैं जो बहुत बड़े उच्च सम्मान प्राप्त हैं और बहुत कुछ है शुमार उनके परिचय में। लेकिन मुझे लगता है कि परिचय गुलशन ग्रोवर जी बहुत-बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। परिचय देना चाहती हूँ डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में और एक ऐसी शख्सियत है जिनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है। मैं बताना चाहती हूँ मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है क्योंकि देखिए हम सब हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं माँ हिंदी का जो परचम है वो पूरे विश्व में लहराए और लहरा भी रहा है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ विशेष कर पाते हैं माँ के लिए, माँ हिंदी के लिए, तो अपने आप में एक संतुष्टि होती है और एक नई ऊर्जा होती है कि हम कुछ और बेहतर कर सकें। डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभी और आप पत्रकार भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने एक ख़ास पुस्तक लिखी है जिसके लिए आपको राजभाषा सर्वोच्च सम्मान जो है राजभाषा गौरव सम्मान से आपको नवाज़ा गया है। आपको ये सम्मान पाकर कभी ऐसा होता है कि सम्मान पाकर हम गौरवान्वित हैं, कभी-कभी सम्मान गौरवान्वित होता है। लेकिन इतना बड़ा सम्मान पाकर माता-पिता ही नहीं पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है। आपकी एक पुस्तक है, पुलिस प्रशासन की श्रेणी में है, भारत सरकार द्वारा आपको ये सर्वोच्च जो सम्मान प्राप्त है। जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है भारत में कानून व्यवस्था, पुलिस की चुनौतियाँ एवं समाधान। ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर आपने इस पुस्तक का निर्माण किया, इस पुस्तक को लिखा और इस बड़े विषय को जो सोच कर आपने रचना की, उसका सम्मान आपको मिला है और बहुत कुछ है आपके व्यक्तित्व में और बहुत कुछ आपने अपने जीवन में किया है। आप आईएएस बनना चाहते थे और आज आईएएस के प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सीधे-सीधे मुझे लगता है कि इतना बड़ा सम्मान आपको मिल चुका है और ज़्यादा परिचय मैं आपका क्या दूँ। रूबरू कराती हूँ, मिलिए उनसे, उनसे बात करेंगे क्योंकि एक दिन का ये सम्मान नहीं है, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है, जुनून है, लगन है, उत्साह है, उमंग है। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और जिस श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक दिन में कोई भी राजभाषा सम्मान नहीं प्राप्त करता है। बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत संघर्ष होता है। तो आइए सीधे-सीधे उनसे रूबरू होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। राजीव जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। जी, धन्यवाद। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़ गए हैं। गुलशन जी बहुत-बहुत नमस्कार है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और राजीव जी से बहुत सारी बातें करेंगे। राजीव जी कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि जो किरदार हमारे क्योंकि किरदार-ए-ज़िंदगी हमने इस कार्यक्रम का नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम उस किरदार के, उस व्यक्तित्व के हर उस पहलू पर बात करें जहाँ से एक व्यक्तित्व बनता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताएँ। बिहार के हैं मैंने बता दिया है, लेकिन परिवार में आपके माता-पिता और पढ़ाई कहाँ तक हुई, कैसे हुई? शॉर्ट में अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ जी, मुझे धन्यवाद बहुत-बहुत आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, बिहार का एक मधेपुरा ज़िला आता है, बिहार में एक मधेपुरा ज़िला है, वहाँ से मैं हूँ और मेरी जो शिक्षा-दीक्षा है 10वीं तक, वो बिहार में ही हुई थी। मेरे जो पापा हैं, वो
बिहार सरकार में कार्यरत थे, तो वो सुपौल में एक जिला है, इसको कोसी क्षेत्र बोलते हैं। कोसी क्षेत्र में 3 जिला आता है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। तो उस तीनों जिले में एक मेरे पापा वहाँ पदस्थापित थे सुपौल में। तो मेरी जो शिक्षा-दीक्षा हुई वो सुपौल तक हुई 10वीं तक। फिर 10वीं के बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए मैं बाहर चला गया, मैं इंदौर जी, चला गया। वहाँ पे हमारे मामा वहाँ पे आर्मी में थे, ऑफिसर थे, तो मैं उनके पास पढ़ने चला गया। तो मैंने जी, अपनी 12वीं और जो मेरी कॉलेज थी, मैंने इंदौर से किया मैंने। और जी, उसके बाद जो है मैंने फिर मास्टर ऑफ जर्नलिज़्म वो करने के लिए मैं नोएडा चला गया। नोएडा से जी, मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज़्म किया, पत्रकारिता मैंने वहाँ पे किया और उसके बाद मैं पीएचडी करने के लिए मैं भोपाल आया वापस। तो पीएचडी मैंने भोपाल में जो है मैंने पत्रकारिता से मैंने पीएचडी किया है मैंने। और ये तो मेरी शिक्षा की बात हुई और जैसा कि आपने कहा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में तो मैं 2 भाई मेरे मेरे एक छोटा भाई है, बड़ी बहन है और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है साइकोलॉजी से और छोटा भाई मेरा इंजीनियर है। तो ये मेरी माताजी मेरी गृहिणी हैं और पिताजी मेरे सेवानिवृत्ति के बाद सुपौल में रहते हैं। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और मैं पिछले 25 वर्षों में मैं 98 में मैं बिहार से बाहर निकला था। मैंने जो 10वीं की है 98 में किया था, उसके बाद मैं बाहर निकला था। पिछले 25 वर्ष से मैं बाहर था, मैं दिल्ली, भोपाल में था मैं और अभी 6 महीने पहले मैं वापस बिहार आया हूँ। वापस बिहार शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरी इच्छा थी कि कोरोना काल में जो हमने देखा, तो पहली बार ऐसा हुआ 25 साल में कि लगातार 8-9 महीने रहने का मौका मिला अपने लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र में, अपने तो बड़ी इच्छा जागृत हुई कि कभी मौका मिले तो अपने राज्य में, अपने गृह राज्य में, अपने गृह जिले में वापस आना है और जो भी मेरा हमेशा मानना है कि आपको आप हम या आप जीवन में जो भी करते हैं, वो हमें अपने समाज से मिलता है, अपने लोगों से मिलता है। तो हमें जीवन में कभी भी ऐसा मौका मिलना चाहिए तो हमें समाज को वापस करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी मिला है, वो हमें समाज से मिला है। तो इसी भावना के तहत जो है मैं अभी 6 महीने पहले बिहार आया हूँ और आगे की मैं कर्म भूमि में अपना बिहार में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि पूर्व की भाँति में जो सफलता मिली है, भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत जो भी सफलता मिली, अब बिहार में भी मिलेगी। जी। जी, बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, इसी तरह माँ की सेवा करते रहें आप। और जैसा कि आपने अपने परिवार के बारे में बताया तो पढ़ाई-लिखाई का एक माहौल होता है घर का और जिस तरीके से आपने पीएचडी वगैरह की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और राजभाषा तक का जो सफ़र रहा है, उस सफ़र इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे काँटे होंगे, बहुत सारी मुश्किलें होंगी और बहुत सारा संघर्ष होगा निस्संदेह। लेकिन जब हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, जिस किताब की रचना आपने की तो सबसे पहले तो उस किताब के बारे में, उस विषय के बारे में आपके ज़हन में कैसे आया? क्योंकि ये विषय अपने आप में परिपक्व भी है और बहुत मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी विषय है ये। तो ये विषय कैसे सोचा आपने और इस विषय पर एक ग्रंथ लिखना, एक किताब के रूप में रिप्रेजेंट करना अपने आप को, अपने थॉट्स को और लॉ को बेसिकली। तो कैसे हुआ ये ज़हन में आपके कैसे आया? जी, जैसा मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ, मैं पुनः तो आप जैसा आप जानती होंगी हर बिहारी चाहे पेरेंट्स हों, चाहे माता-पिता हों, चाहे परिवार वाले हों, चाहे बच्चे हों, उनका सपना होता है कि वो आईएएस, आईपीएस बने, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बने। तो बचपन से मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि चूँकि पहले मैं मेरी 12वीं तक इच्छा थी कि मैं यूनिफ़ॉर्म पहनूँ, मैं वर्दी पहनूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी हाइट अच्छी है और एक देश सेवा करना है तो बहुत अच्छा माध्यम है। तो मैं चाहता था कि आर्मी ऑफ़िसर बनूँ या आईपीएस बनूँ या डीएसपी बनूँ, उस माध्यम से मैं सेवा करूँ देश की। पर ये हुआ कि जब मैं लगातार तैयारी कर रहा था, मैं पटना में तैयारी किया, फिर मैं दिल्ली तैयारी करने लग गया, लेकिन लगातार मुझे असफलता मिली और 30 वर्ष चूँकि 30 वर्ष के बाद हम यूपीएससी नहीं दे सकते हैं, तो फिर मैं चूँकि जीवन में कुछ करना था, तो हमें लगा कि पत्रकारिता में भी मेरा रुचि थी, तो हम पत्रकारिता करने में भोपाल आया मैं। तो मैं पत्रकारिता के दौरान जो है मुझे उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारी एक सहपाठी जो है वो कामनी जी नाम है उनका। तो वो चूँकि हम दोनों साथ में थे, मास्टर ऑफ जर्नलिज़्म में हम लोग साथ में कर रहे थे। तो उस समय ऐसा कोइंसिडेंस ऐसा अवसर मिला, चाहे भगवान की एक ऐसा कुछ संयोग होगा कि उनको दिल्ली से भेजा गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक सप्लीमेंट्री था भोपाल टाइम्स, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए दिल्ली से भोपाल भेजा गया था।
तो उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं भी लिखूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मैं उस समय फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने लिखना शुरू किया 10-11 में भोपाल में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ था कि मैं प्रशासनिक सेवा में की तैयारी मतलब मैं बनूँ, तो कहीं न कहीं उनके लिए मेरे एक अपनापन जैसा था। आईएएस, आईपीएस तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन आईएएस, आईपीएस के लिए एक अपनापन था। तो मैं जब मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखने का अवसर मिला, ये मैं पूरी जो आपको यात्रा बता रहा हूँ कि राजभाषा पुरस्कार मिलने तक की मैं यात्रा मैं शुरू से बता रहा हूँ मैं। तो मैं फिर चूँकि टाइम्स ऑफ इंडिया मिलने का अवसर मिला, तो मैं एक भावना थी आईएएस, आईपीएस के प्रति कि हम ब शुरू से बनना है, ये लोग कैसे होते होंगे, कैसे ये लोग बात करते होंगे, कैसे एक शुरू से बचपन से था कि ये लोग कैसे होते होंगे? मुझे लगता था कि ये दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, या हम लोग के बीच के, क्योंकि मतलब एक कभी हमारा भी फैमिली बैकग्राउंड प्रशासनिक था, हमारे घर में भी सब इंजीनियर थे, लेकिन एक आईएएस, आईपीएस का जो बचपन से जो भावना होती है, तो लगता था कि कौन है, कैसे लोग हैं, ये क्या इसी ग्रह के प्राणी है या दूसरे ग्रह के प्राणी है? तो उनसे मिलने की और इसी बड़ी इच्छा होती थी बात करने की। तो जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मैं आया, तो मेरे मन में भावना थी कि ये लोग भी देखिए, बुरा-भला हर जगह होता है, हर हर संस्थान में, हर विभाग में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो मेरा इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, तो मैं इनके पास गया, आईएएस, आईपीएस के मैं वहाँ पे गया लोगों की, आप लोग जो भी अच्छा काम करते हैं, अपने क्षेत्र में आप मुझे बताइए। तो वहाँ से फिर हम उन्होंने बताई थी कि हमने कहा कि पुलिस विभाग हो या प्रशासन विभाग हो, हर जगह कई सारी अच्छाइयाँ हैं, कई सारी खामियाँ भी हैं। तो हमें आप कुछ पॉजिटिव स्टोरीज़ बताइए, उसको हम टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर करना चाहते हैं। तो वहाँ से जो सिलसिला बढ़ा, 10-11 से जो सिलसिला बढ़ा, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में कई सारा कवर किया मैंने। जो है प्रशासनिक पुलिस और प्रशासनिक के, तो उसके बाद से जो एक विश्वास का जो सिलसिला होता है लोगों से, अधिकारियों से, वो बनना शुरू हुआ। तो उसके बाद भी जो हमारी एक मित्रता है, मतलब हमारे में आयु तो हमारे में वो आयु में तो काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन हम लोग एज़ अ मित्र हैं। एक 85 बैच के आईपीएस हैं मिस्टर बी मारिया कुमार। क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो हम चूँकि ये जो पुरस्कार मिला है, हम लोग को संयुक्त रूप से मिला है, और मैं वो पुस्तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके दर्शकों को। शायद मैं दिखा पा रहा हूँ क्या? ये पुस्तक, इसका जो कवर पेज है। जी। तो चूँकि ये पुस्तक मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि हम लोगों को ये जो पुरस्कार मिला है, ये संयुक्त रूप से मिला है पुरस्कार। तो जितनी मेरी इसमें इस पुरस्कार में जितना मेरा योगदान है, उस उतना योगदान उस डीजीपी साहब का भी है। तो ये सिलसिला ऐसे हुआ कि जो डीजीपी 85 बैच के वो एमपी, वो बेसिकली वो आंध्र प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, हैदराबाद में रहते हैं। अभी वो वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद हैदराबाद में रहते हैं। ऐसे वो आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु भाषी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बेबी जी कि ये पुरस्कार जो मिला है और जो रचयिता हैं, हम तो बिहार से हैं। आजकल जो चला है ना उत्तर और दक्षिण का, जो आपने राजनीति का भी सुना होगा, तो हम उत्तर के, मैं बिहार से, वो तेलंगाना से, तेलुगु भाषी। लेकिन वो उनका जो कैडर था वो एमपी कैडर था। 85 बैच के थे, तो उनका मध्य प्रदेश कैडर था। तो हम लोग अक्सर खेलने के दौरान और आईपीएस मेस में बैठने के दौरान हम लगभग जब भी भोपाल में होते थे, हम लोग अक्सर डेली लगभग मिलते थे जब भी हम लोग भोपाल में होते थे। तो ये आइडिया हम लोगों के दौरान ही आया कि हम लोग भैया साहब, हम लोग डेली मिल रहे हैं, तो कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, कुछ नवाचार करते हैं हम लोग। तो उस समय मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, और उस समय वो डीजी थे एमपी पुलिस ट्रेनिंग में, मध्य प्रदेश भोपाल में। तो हम लोगों ने, ये मैं बताऊँ आपको, ये 5 वर्ष इस पुस्तक को लिखने में लग गए। तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग डेली मिल रहे हैं, तो मिलने के दौरान सिर्फ खेलना और पार्टी करने से, मतलब हम लोग चर्चा करने से अच्छा है कुछ नवाचार करते हैं हम लोग। तो नवाचार करने के दौरान ही ये प्रक्रिया में है कि हम लोग साथ में, आपका जो पत्रकारिता और शिक्षाविद का नजरिया है, तो ये पुस्तक जो बेसिकली एक पत्रकार और एक शिक्षाविद और एक जो पुलिस अधिकारी हैं, तो उनका जो बीच में जो उनके जो हम लोगों के ये था कि आपका एक पुलिस अधिकारी, एक वरिष्ठ आईपीएस का नजरिया, और एक पत्रकार और शिक्षाविद का नजरिया। तो हम लोगों ने फिर उस पे लिखना चालू किया, और लिखते-लिखते ये 5 वर्ष इसमें लग गया इसमें। लगभग 5 वर्ष का समय लगा हम लोग को, और हम लोगों ने काफ़ी इसमें काफ़ी डिस्कस हुआ। हम लोग जिसको डिस्कस करते थे कि हाँ, ये भी जोड़ सकते हैं। और इसके बाद भी मुझे लगता है कि बहुत सारी इसमें चीज़ें रह गई हैं, कि जो हम लोग आगे संस्करण में जोड़ेंगे। उसी के बाद क्या हुआ कि जब ये चीज़ें हुआ, तो एक पुरस्कार की जब निकला, राजभाषा गौरव पुरस्कार, तो किसी मित्र ने हमें सूचना दिया कि ये, वो मित्र ने हमारी पुस्तक देखी थी, पढ़ी थी। तो मित्र ने हमें बताया कि आपको हमने आपकी पुस्तक पढ़ी है और आपने अच्छा काम किया है, और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि पत्रकार और शिक्षाविद और पुलिस ने मिलके ऐसी पुस्तक लिखी होगी, तो आपको आवेदन करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने आवेदन किया, और अचानक से
एक दिन मैं शाम को मैं बताऊं कि पुरस्कार की जब अचानक से मैं बैठा हुआ था, इसी समय हम जैसे अभी बात कर रहे हैं 7 बजे के आसपास कहीं समय रहा होगा, तो हमारे जो मित्र हैं वो आईआईएस हैं 2012 बैच के, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के, वो हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि ये जो है अनाउंस हुआ है अभी, गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजभाषा के साइट पे आया है, ये पुरस्कार की घोषणा हुई है और आपका भी मुझे नाम दिख रहा है, तो क्या आप ही हैं? वो कंफर्म करना चाह रहे थे हमसे। तो मैंने कहा कि आप मुझे पीडीएफ भेजिए। तो मैं मतलब मुझे कहा हाँ, हमने पुस्तक तो लिखी है और आप कह रहे हैं, तो उस समय मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमने कहा पीडीएफ भेजिए। और जब मैंने पीडीएफ देखा तो मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा स्थिर हो गया और ऐसा लगा कि कोई सपना जैसा, मतलब मुझे 5 मिनट मुझे नॉर्मल होने में लगा कि अच्छा अच्छा, मतलब क्या ये कहते हैं ना कि मतलब कोई चीज आप कि क्या ये राष्ट्रीय पुरस्कार सही में मिल गया है क्या? तो मैं जो तो 5-10 मिनट विश्वास ही नहीं हुआ, तो मैं जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहा। फिर धीरे-धीरे मैं नॉर्मल हुआ, फिर हमने अपने परिवार को, अपने को-ऑथर डीजीपी साहब को और हमने फिर लोगों को बताया। तो ये जो हमारी जो पुस्तक लिखने से और ये जो पुरस्कार मिलने तक की जो ये मतलब पूरी यात्रा मैंने आपको संक्षेप में, शायद विस्तृत हो गया, मैंने बताने का प्रयास किया मैंने। जी। बहुत बढ़िया। पुनः शुभकामनाएँ। हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। इतना बड़ा सम्मान और एक परिवार की अलग खुशी होती है, स्वयं की अलग खुशी होती है। आप अपने आप में भी आपको लगता है कि जैसे कि आपने कहा थोड़ी देर के लिए एकदम बिल्कुल जड़ हो गए आप और सोचने लगे कि क्या वाक़ई मेरा ही नाम है। तो इन सब चीज़ों के बीच एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ज़िम्मेदारी होती है कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है। और इतने बड़े सम्मान को सहेजना, सँभालना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो अपना ओवरकम कैसे करते हैं आप? मतलब ये तो आपने सही कहा ना, वो हमेशा कहते हैं ना कि देखिए सफलता मिलना आसान होता है, मतलब जो भाषा में कहते हैं सफलता मिलना आसान, लेकिन सफलता को पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सही कह रही हैं आप कि मतलब कभी-कभी आता है कि अच्छा ये पुरस्कार मिल गया है, तो लेकिन आदमी वही बहुत अच्छा होता है और वही विकास कर सकता है, जो सफलता मिलने के बाद उस सफलता को पचा पचा जाए या संतुलित रहे। तो हमने ये डिसाइड किया, मैं तो चूँकि पुरस्कार तो मिल गया और हम फिर 14 सितंबर को इस बार जो तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे हम अभी जो भारत सरकार जो वहाँ पे आयोजन किया था, पुणे में इस बार हुआ था, तो हम लोग पुणे जाना हुआ। और फिर उसके बाद ये पुरस्कार मिलने के बाद मेरी जो राजभाषा के प्रति जो मेरी रुचि है, क्योंकि मैं तो मैं तो बिहार से ही मैं आता हूँ, बिहार राज्य से ही, तो हिंदी मैं बचपन से बोलना और समझना बचपन से चल रहा था। और कुछ समय मैं अंग्रेजी पत्रकारिता में भी मैं 10 साल रहा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा मैंने। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो आपने कहा कि जो नज़रिया होता है, ये जब ये पुरस्कार मिला, तो उसके बाद जो मेरा जो नज़रिया है राजभाषा के प्रति, तो वो बिल्कुल मेरा बदला, मेरा मतलब लगा कि अच्छा, मतलब ये तो, क्योंकि देखिए मुझे इस बात का दुःख भी लगा कि जब मैं अपने आप को थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा मानता हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है, तो मुझे लगा कि जब पढ़े-लिखे आदमी हैं, हम हिंदी को उस नज़रिए से क्यों नहीं देख पा रहे थे? जब वो जो पुरस्कार मिलने के बाद ही हम उस नज़रिए से क्यों देखा हमने? तो चूँकि इसीलिए जो कहीं न कहीं जो हिंदी हिंदी थोड़ा भी विकास नहीं कर पा रही है, थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है, इसी इसी कारण। मैं शिक्षित था, मैंने पीएचडी किया हुआ था, लेकिन जो हिंदी को जो देखने का जो नज़रिया है, वो पूर्व राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद ही क्यों परिवर्तित हुआ? ये कहीं न कहीं मेरे में खामी थी। तो अब जो लेकिन नज़रिया है, तो जब से ये पुरस्कार मिला है, तो मैंने ये निर्णय लिया है। देखिए, हम लोगों की ये आदत हो गई है कि हम लोग नहीं चाहते हुए भी बातों-बातों में 2-4 अंग्रेजी वर्ड डाल ही देते हैं। तो मैं अभी भी आता है, तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि आ गया तो गलती नहीं है, क्योंकि इतने सालों का वो है, तो ये प्रयास करना है कि उसको हमको हिंदी में इसको बोलना है। तो मैंने जो 1-2 तरह से अपने से प्रयास किया कि मैंने प्रयास किया कि मैं, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी कार्यशाला में कहीं मैं जाता हूँ, तो मैंने पुरस्कार मिलने के बाद ये डिसाइड किया कि जिस व्यक्ति को या कहीं भी जिनको हिंदी समझ में आती है, उनसे हम हिंदी में बात करेंगे। ये मैंने जिस दिन मुझे पुरस्कार मिला उसके बाद मैंने निर्णय किया। हम लोग क्या होता है ना आजकल,
पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, आजकल ऐसी धारणा हो गई है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम बहुत ही हाई फाई, जो कहते हैं ना, बहुत ही उच्च शिक्षित, तो पता नहीं बहुत बड़े आदमी हैं, और हिंदी बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि मतलब एक तुच्छ, मैं बहुत भारी शब्द इस्तेमाल कर जी, रहा हूँ। राजीव जी, एक और सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि कई बार जब हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जब हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं या फिर हम वैसे ही किसी कंप्लेन के लिए या किसी भी कारण से हम स्कूल जाते हैं, तो जो वहाँ की जो टीचर होती हैं, शिक्षिकाएँ होती हैं, वो आपसे मिलते ही अंग्रेज़ी में बात करना शुरू करती हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो आपसे अंग्रेज़ी आप उससे उनसे समझकर हिंदी में बात कर रहे हैं, उनके जवाब आप हिंदी में दे रहे हैं, फिर भी वो अंग्रेज़ी में ही आपसे बात करती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वही संदेश देना चाह रहा हूँ, मैं वही मैं बता रहा था ना कि मैं तो देखिए, मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 साल लिखा हूँ, तो अंग्रेजी ठीक ठाक है, अंग्रेजी अच्छी है, बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक चीज मैं याद आ गया तो मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी मैं मधेपुरा जिला गया था, बहुत सालों के बाद मैं छठ में गया था, अपने गांव गया था। वहां मैंने बोर्ड में देखा इंग्लिश स्कूल में ऑक्सफोर्ड स्कूल और ये फलना स्कूल, उस ऑक्सफोर्ड नाम ढंग से लिखा भी नहीं था, गलती थी, कई सारे स्कूल के नाम में भी गलतियां थी। लेकिन चूंकि हिंदी का इंग्लिश का इतना क्रेज कर दिया गया है, ऐसा उसको वो कर दिया गया है कि आप नाम तक सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हो, और आपने वो कर रखा है। तो मैं वही कहा ना, मैं जो आपने जो कहा कि अगर सामने में कोई इंग्लिश अगर लगातार कह रहा है तो आप उनसे विनम्रता से पूछें। जैसे मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये निर्णय लिया है कि सामने वाला व्यक्ति अगर वो इंग्लिश अगर वो हिंदी का ज्ञान हो तो मैं उससे हिंदी में ही बात करूंगा, चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा हो, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे कोई भी मतलब बहुत बड़ा अधिकारी है, उससे कोई मतलब नहीं। आजकल ऐसा हो गया है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं तो आप गांव से हैं, गांव से क्षेत्र से आते हैं, आप पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आप बोलेंगे इंग्लिश ही, क्योंकि आपको ऐसा बना दिया गया है साजिश के तहत कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप लगता है कि बहुत बड़े उस टाइम। तो लेकिन हम उस चीज को बदलना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होगा, एक समाज से, ये हम धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को शिक्षित मानता हूँ, लेकिन मेरा जो नजरिया था देखने का बिल्कुल बदला है। तो हमने ये निर्णय लिया कि अब मैं कोई भी व्यक्ति अगर जो इंग्लिश नहीं जानता होगा, मैं उसे हिंदी में बात करूंगा। मैं सीधे पूछ लेता हूँ कि डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो हिंदी? यस, तो भैया हिंदी में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज हमें लाना पड़ेगा, और इस चीज का हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास हमें करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, हमको मिलकर करना। हम लोग क्या होता है जीवन में टालते हैं, हम कहते हैं कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, नहीं, हमें शुरू करने का ना। आज मैंने एक छोटा सा निर्णय लिया, और मैं खुद ही मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि अब, और मेरी अब नजर पड़ती है, अब जहां भी मैं कुछ हिंदी का मैं कुछ देखता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे कुछ रुचि रुचि लगती है उसमें, तो मैं खुद ही मैं संपर्क करता हूँ। यहाँ देखिए ऐसी ऐसी चीजें हैं, और मैं ऐसा ऐसा हूँ, तो मैं अगर कुछ योगदान दे पाऊंगा तो आप मुझे बताइए। तो वही है कि देखिए ये, और कहीं ना कहीं देखिए इसका कितना नुकसान हुआ है, जो आपने कहा कि जो सोच है कि आप बात करेंगे, आपको हिंदी आती है लेकिन आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, ये सोच बदलना पड़ेगा। आप सोचिए, राष्ट्रीय एकता के लिए आज हमारे एक भाषा तो होनी चाहिए ना। आप बताइए, अगर आज जो हमारा देश का जो बंटवारा हो गया, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू चलती थी, बांग्लादेश में बांग्ला चलती थी, तो किसी भी क्षेत्रीय भाषा का विरोध नहीं है, अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है। मैंने कह रहा हूँ सारी भाषा अच्छी है, लेकिन जो लोकप्रिय भाषा है, जो उस समय वर्तमान समय की जो लोकप्रिय भाषा है, जो प्रचलित भाषा है, कहीं ना कहीं एक भाषा तो हमें करना पड़ेगा ना। हम अपने बातों को संवाद कैसे कर पाएंगे? तो आप देखिए, पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो संस्कृत में अपनी बातें रखते थे। भगवान महावीर जो है अपनी बात प्राकृत में रखते थे। भगवान बुद्ध अपनी बात जो है वो पाली में रखते थे। ईसा मसीह अपनी बात इंग्लिश में रखते थे। मोहम्मद साहब अपनी बात अरबी फारसी में रखते थे। तो भाषा, किसी भी भाषा का विरोध नहीं है। राजनीति के तहत ये फैला दिया गया कि भैया हिंदी को जबरदस्ती नहीं। हम तो कह रहे हैं सभी क्षेत्रीय भाषा को सम्मान है, लेकिन अगर हमें राष्ट्र को विकसित करना हो, राष्ट्र को हमें एकता बनाना, अखंड बनाना हो, तो हमें एक भाषा जानना पड़ेगा। और वो हमें भाषा एक भाषा को हमें वो उस भाषा को हमें लेना पड़ेगा जो वर्तमान में प्रचलित है।
तो आज के समय में जो भारत में है 65% से ज्यादा हिंदी बोली जाती है। तो इसीलिए हमें कहना है कि राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए हमें हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, और ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कहें कि बेबी जी आप करेंगे, राजीव जी आप करेंगे, नहीं। हमने एक निर्णय लिया कि जिसको इंग्लिश आती है, जिसको हिंदी आती है, उससे हम हिंदी में बात नहीं करेंगे। वो हमने निर्णय लिया और हमेशा हम कहते हैं। अभी मुझे अगले हफ्ते मुझे अभी व्याख्यान देना है, तो मोस्टली उस संस्था में व्याख्यान देना है, क्योंकि अभी मुझे लेटर नहीं मिला है। तो मैं अभी, न्यायपालिका में ऐसा होता है कि मोस्टली अंग्रेजी में ज्यादा बातें होती है। पर वहां मुझे अभी अभी फोन आया था कि मुझे अपनी बातें रखनी है राजभाषा में, तो शुरुआत तो कहीं से हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपने सम्मान करना पड़ेगा, अपनी भाषा के प्रति हमें सम्मान लाना पड़ेगा। जी। जी, राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी भाषा का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और क्या करेगा? और चूँकि इतनी सारी फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपने राजभाषा का गौरव सम्मान प्राप्त किया, और एक जर्नी आपकी ये थी कि आप आईएएस बनना चाहते थे, आपने बहुत तैयारियाँ की, लेकिन दुर्भाग्य है या सौभाग्य है वो आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि अगर आप एक आईएएस ऑफ़िसर बन के रह जाते तो शायद इस पुस्तक के लिए आपके पास समय कम होता। शायद ये पुस्तक नहीं आप लिख पाते। ये मेरी सोच है, अब आपकी क्या है वो आप जानते हैं। लेकिन इतना कुछ कर रहे हैं, साथ में आप इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में सलाहकार भी हैं, तो इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? 24 घंटा सबको मिला है और आपको 24 घंटा ही मिला है, तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज होता है? मैंने वही कहा ना कि पैशन, अब मैं उसको हिंदी में, मैंने कहा ना हमारी इतनी आदत खराब हो गई कि अंग्रेजी वर्ड आ ही जाता है, पर धीरे धीरे हमें इसको सुधार लाना है। तो आप में जुनून, देखिए, मैं जुनून। जुनून, जी जुनून, तो मैंने कहा कि आप में जुनून होना चाहिए। और मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आईएएस आईपीएस में बनना चाहता था, लेकिन हमने बीपीएससी दिया, यूपीएससी दिया, छत्तीसगढ़ पीएससी, एमपी पीएससी, यूपीएससी दिया हमने। हर जगह हम फेल हुए, 12-13 बार हम फेल हुए। मैं जेएनयू, बीएचयू में मैं पढ़ना चाहता था, मैं वहां भी मैंने टेस्ट दिया, मैं फेल हुआ। और आपने भी कहा ना कि ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, तो जब मैं फेल हो रहा था उस समय मैं अपने जीवन में इसको दुर्भाग्य मानता था, लेकिन आज के डेट में मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। क्योंकि देश भर में मेरे पढ़ाए हुए कई सारे अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक हैं, अलग अलग विभाग में हैं। तो वो अपनी जगह दुखी हैं। वो कहते हैं कि देखिए, ताकत उनके पास बहुत है, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि राजीव जी, हम चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो हम भी करें। मैंने कई सारे आईएएस को देखा है, वो कहते हैं कि हम चूंकि बंधे हुए हैं, सब सरकार से सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ है, ताकत है, लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं जीवन में, ऐसा लगता है कि जीवन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि चलिए ये चीज हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले तो मैं दुर्भाग्य मानता था, लेकिन अभी मैं सौभाग्य मानता हूँ। और मैं आपको भी बताऊं कि जैसे हमारे कई सारे पढ़ाए हुए अधिकारी जो हैं, मतलब मैं अलग अलग राज्य और जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो संस्थान है, वहां मैं व्याख्यान देने जाता हूँ। मैं जैसे अभी मैं बिहार भी आया, तो मैं अभी एक सशस्त्र सीमा बल है, जो हमारा अर्धसैनिक बल है, वहां भी मैं अकेडमी में जाता हूँ। अलग अलग अकेडमी में मैं शुरू करूंगा मैं। तो देश भर में जो भी, अभी आपको मैं और बताऊं कि जो 370 जब भारत सरकार ने हटाया था, तो फिर मैं वहां जम्मू कश्मीर जैसा जो आतंकवादी क्षेत्र है, वहां भी मेरा जाना हुआ था, और वहां भी मैंने सुरक्षा बलों को मैंने व्याख्यान दिया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जीवन में हमेशा, कई बार मैं अपने मोटिवेशनल, अभी मैं व्याख्यान में यही कहता हूँ कि आप जीवन में कुछ मत करो, सिर्फ 3 चीज करो: सकारात्मकता, सकारात्मकता, सकारात्मकता। मैं बस यही कहता हूँ, जीवन में 3 चीज। लोग पूछते हैं क्या आप कुछ, 3 चीज से ही आप जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। मैं तो ये यहाँ तक मैं कहता हूँ, जब मैं 30 वर्ष का हो गया, मेरी आयु खत्म हो गई परीक्षा यूपीएससी का, तो मेरे मन में तो कई बार सुसाइडल का भी आता था कि अब क्या करें। कोई आर्थिक कोई कोई आर्थिक समस्या नहीं थी जीवन में। घर से, भगवान की कृपा से घर से संपन्न थे, नहीं भी कुछ करते तो भूखे नहीं मरते। लेकिन एक जो अंदर से जो जज्बा था कि अब क्या करना है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ हमने अपने आप को सकारात्मक बनाए रखा। और अब मैं बताऊं आपको, मैं 10वीं तक मैं, उसका ये परिणाम आया कि जीवन में जीवन में जो जो चीज नहीं सोचे थे सब मिला। अब मैं उदाहरण के साथ कुछ बताता हूँ मैं आपको। मैं 10वीं तक मैं बिहार में, सुपौल छोटी छोटी जगह में पढ़ता था, तो सुपौल जैसे मैंने जो 10वीं की है वो बिहार बोर्ड से मैंने किया है। शुद्ध हिंदी के, हमारे स्कूल का नाम एकदम टीसी हाई स्कूल था। शुद्ध जो गांव में जो
स्कूल होता है, उसमें मैं जाता था मैं। तो उस समय लगता था कहीं न कहीं, जो फिर जब मैं पत्रकार, उस समय लगता था कि अधिकारी बनना है। तो जब अधिकारी में फेल हो गए तो फिर अधिकारी को पढ़ाने लगे अलग-अलग विभाग में। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो लगा कि जब पत्रकारिता में आए तो हम लोग तो हिंदी माध्यम के छात्र थे 10वीं 12वीं तक। तो लगा कि अरे सपना था कि कहीं न कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा पेपर है अंग्रेजी माध्यम का और देश का बड़ा पेपर है, उसमें कहीं न कहीं एक आर्टिकल छप छप जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो ऐसा हुआ कि उसमें एक आर्टिकल नहीं है, मैं लगातार 10 साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंग्लिश में लिखा। जबकि सपना ये था कि अरे तो इंग्लिश का इतना बड़ा पेपर है, बस एक आर्टिकल भी टाइम्स ऑफ इंडिया में राजीव सिंह के नाम से आ जाए, तो उसी को मैं मतलब वो करके फ्रेम करके घर में रखूँगा। कि जीवन भर का ये उपलब्धि हो गया कि एक एक आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गया। लेकिन हमारा एक नहीं 10 साल हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा। उसके बाद जो है हम एकेडमिक में आए, तो आपने जैसे कहा कि हम जो वहाँ एक सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश सरकार का एक सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे मैं सलाहकार बना, तो मेरा ये काम था कि वहाँ पे ब्रांडिंग प्रमोशन के थ्रू यूनिवर्सिटी उस विश्वविद्यालय को देश भर में स्थापित करना, ब्रांडिंग। तो जब वो तो वहाँ भी तो मेरा जो पद था वो एक अच्छा पद था, शिक्षाविद था हमारा। तो वहाँ से फिर हम शैक्षणिक उसमें आए। तो फिर वहीं से फिर जो है अधिकारी, तो वहीं से मैं कहता हूँ कि हमेशा मैं हमारे हमें एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि आप, एक होता है 2 इन 1 प्लग होता है ना, और एक होता है 3 इन 1। तो कहता है कि राजीव जी आप अपनी मेहनत से और जिज्ञासा से आप 3 इन 1 है। आपके मीडिया में भी आपने अच्छा संपर्क, आपने अच्छा काम किया है, तो मीडिया में भी अच्छा संपर्क है आपका। और पुलिस प्रशासन को भी आप पढ़ाते हैं तो वहाँ भी अच्छा संपर्क है। और शैक्षणिक में आप कई विश्वविद्यालय के आप सलाहकार रहे हैं, तो शैक्षणिक, तो हमारे मित्र जो कुछ अधिकारी हैं वो मुझे मजाक से कहते हैं कि आप तो यार 3 इन 1 है। एक व्यक्ति 3 क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो अब मैं, तो ये राजभाषा की जो जब से पुरस्कार मिला है, तो अब से मैंने एक और जोड़ लिया है कि राजभाषा के प्रति काम करना है। तो कई लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं जो है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में भी। मैं समय निकालूँगा, और मेरी बात होती है तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आप मुझे बताइए, क्योंकि भारत सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दिया है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि देखिए, जीवन में हमें हमेशा ये चीज़ सोचना है कि हमें जो भी आज जो भी हम लोग जो है, हम चाहे हम हों, आप हो, जो जीवन में कोई भी सफलता मिलती है किसी को भी, वो उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है, और वो एक व्यक्ति का नहीं होता है। उसके पीछे आपके फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार। तो उस सफलता में किसी को आपको भूलना नहीं चाहिए। मुझे आज भी याद है, जो मेरी मित्र हैं, जो मैंने बताया आपको, जिन्होंने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में मौका दिया लिखने का, और कहीं न कहीं जो मैं पढ़ाता हूँ, कहीं न कहीं उनका बड़ा योगदान है। तो मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में हम चर्चा किया करते थे ऐसे मित्रों से कि अरे यार लाइफ में क्या करेंगे? तो उन मित्रों से कैसे होगा, क्या होगा? नहीं कुछ होगा तो कोई बात नहीं यार, पिताजी का खेती-बाड़ी है, इतना तो हो ही जाएगा, जीवन चल जाएगा। तो मतलब ऐसा, तो मैं उन मित्रों से आज भी मैं संपर्क रखता हूँ, क्योंकि उन उन मित्रों से जो बात करने का आनंद होता है, क्योंकि जो जानते हैं मुझे, आज का राजीव सिंह जानते हैं। लेकिन जो 15-20 साल के जो मित्र हैं, जिन्होंने मुझे संघर्ष करते हुए देखा है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ऐसे लोगों को, और जो समाज को आपको जो मिला है, मैंने कई लोगों को देखा है, कोई नकारात्मक बात मैं नहीं करता हूँ, मैं नकारात्मक हमेशा सकारात्मक है। लेकिन मैं अपनी जो बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने हमेशा अक्सर ये देखा है कि समाज में ऐसी भावना हो गई है कि आपको कोई सफलता मिले तो आप उसको अपने तक रखो, या कुछ शेयर ना करो। या मान लीजिए कि हमारा कोई संपर्क है, अगर आपने मुझे संपर्क किया तो मैंने आपकी मदद कर दिया, तो इसमें क्या गलत है? आज भी मैं यहाँ तक हूँ तो इसलिए हूँ कि लोगों ने मेरी हमारी मदद की है। टैलेंट देखिए सब में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजीव सिंह में है या किसी में। टैलेंट सब में होता है, बस उसको कैसे निखारना होता है, ये आप पे होता है और लोगों पे होता है। तो मेरी ये बात बचपन से ऐसे मन में है कि आप जीवन में, आप अपनी क्षमता अनुसार, ऐसा नहीं है कि हम 2 लाख रुपए किसी को दे दिए, हमने मदद कर दी, नहीं, आपकी जो भी क्षमता है, आपको अगर 2 लाख देने की क्षमता है तो आप बिल्कुल दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, तो इसलिए मेरा कहना है कि आपको जो जीवन से मिला है, जो समाज से मिला है, उसको आपको वापस करना है। और मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आपको एक लिंक भी भेजूँगा, आप, या फिर आप, अगर आप लोग, आप या आपके दर्शक टाइप करें, P3 करके जी न्यूज़ नेशनल ने कवर किया था। तो मैं हमेशा लाइफ में कहता हूँ कि क्रिएटिव नवाचार करते रहिए। तो आजकल आपने देखा होगा, आप भी कई ग्रुप में हो, मैं भी कई ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में रहता हूँ मैं। तो मोस्टली ग्रुप में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब आता है, तो फिर हम लोग रहते नहीं है। लेकिन एक दिन मैं अचानक बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा ग्रुप बनाता हूँ जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी हों, मीडिया के लोग भी हों, पूरे देश के
अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो उसको मैंने P3 नाम दिया, पुलिस, प्रशासन, प्रेस, पब्लिक रिलेशंस। प्रेस के भी लोग आ जाए, प्रशासन के लोग भी आ जाए, और समाज के क्षेत्र के जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं वो आए, तो उसको मैंने बनाया ग्रुप। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जीवन में नवाचार करते रहना चाहिए। तो जब शुरू में हमने बनाया तो हमको लगा नहीं चलेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ना, बड़े लोगों को एक साथ जोड़ना संभव नहीं है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगी, वो ग्रुप चला P3 नाम से, और जी न्यूज नेशनल ने उसको 150 लोगों, जी न्यूज का जो है कम से कम 150 देशों तक पहुंच है। जी न्यूज नेशनल ने उसको कवर किया, और कवर इस माध्यम से किया कि जैसे मान लीजिए उस ग्रुप में एक बिहार का ही इंजीनियर था, भेल का इंजीनियर था, वो बिहार से भोपाल जा रहा था। बचपन में उसके रास्ते में ट्रेन में उसके 2 साल के बच्चे का तबीयत खराब हो गया, उसने तुरंत उस ग्रुप में डाला इमीडिएट। अगर उसके बच्चे को तुरंत अगर डॉक्टर नहीं आता, डॉक्टर नहीं मिलता, तो उसके बच्चे की जान नहीं बचती। उसी ग्रुप में रेलवे के एक एसपी थे, आरपीएफ के उसी ग्रुप में एसपी थे। उन्होंने वो देखा, और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, हम लोगों ने ये प्रयास किया कि तुरंत उनके बच्चों को मेडिकल सुविधा पहुंचे। तो मैंने कहा देखिए वही व्हाट्सएप ग्रुप है जो हम आप परेशान रहते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे चलते रहता है, लेकिन वो, और उसी ग्रुप के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया कि मैंने उस लोगों को जोड़ा कि आप एक दूसरे की मदद करें। तो उस ग्रुप के माध्यम से कई लोगों की जान बची, कई लोगों को नौकरी हुआ, कई लोगों को जो कष्ट में जो है उनको मदद पहुंचाई गई। और जी न्यूज ने भी कवर किया इसको, अगर होगा तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आपको देखिएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नवाचार करना है जीवन में। देखिए हम आप सब, भगवान ने सबको एक ही बुद्धि दी है। कोई कहता है ना कि अरे उसको देखो सफलता मिल गया, उसने तो जुगाड़ लगाया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, अल्लाह फला जो भी होता है। मैं कहता हूँ सब कुछ संभव है। अगर आपने कहीं अप्रोच भी किया, कोई संबंध भी बनाया, कोई जुगाड़ भी, उसके लिए तो ब्रेन चाहिए ना। आपने क्यों नहीं लगा लिया, किसी ने और क्यों नहीं लगा लिया? तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ उससे नहीं होता, आप में अपना टैलेंट होना चाहिए। आज मैं बताऊं, अगर मैं पहली बार जब मैं व्याख्यान देने गया था, मैं 30 वर्ष 8 महीने का था, और मध्य प्रदेश में कम से कम मुझे लगता है मध्य प्रदेश में 50 से 60 जो डिप्टी कलेक्टर थे पूरे मध्य प्रदेश के, वो मेरे सामने थे। तो मैं अपने पहले लेक्चर का व्याख्यान बता रहा हूँ। तो मेरे लिए अब मैं 30 वर्ष 8 महीने का, और जो डिप्टी कलेक्टर थे सारे प्रमोटिव वाले थे, तो लगभग 50-55 साल वाले थे। अब मैं पहुंच तो मैं गया मंच पे व्याख्यान देने के लिए। अब मैंने देखा, लेकिन वो जो एक वो था ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा था कि अरे अब क्या करें। मुझे लगा कि अब शीशे से कूद जाते हैं मतलब एक भावना मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने देखा तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला कि अरे अब मैं तो मतलब ये 50-60 प्रशासनिक लोग हैं, अब इनको व्याख्यान देना है। तो लेकिन वही होता है कि देखिए आपने उस 5 मिनट में मैंने अपने आप को संभाल लिया। वो कैसे आया? आपके कॉन्फिडेंस से। आप कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी सकारात्मकता से। अगर मैं उस समय अगर अगर हम अपने आप को नहीं संतुलित कर पाते, तो अगर मान लीजिए अगली बार हमें कोई बुलाता नहीं हमें, तो मैं वही कह रहा हूं। तो सफलता में देखिए, सफलता सबको सबको भगवान ने, अगर कुछ मतलब जिनको कोई समस्या है उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिनको कोई समस्या नहीं है, हर कोई, मैंने कहा ना कि आप अगर आप जीवन में आए हैं तो सबको बराबर मौका है, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ करके नहीं जा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल सही बात है। लोगों की गलती नहीं है। एक उसको और बिल्कुल भी मैं सही जोड़ बात दूं, कह लोग रहे हैं कहते आप हैं। जी राजीव जी, जी। जी। यही सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें। जी मैंने लंबी कर राजीव दी, जी जी बताएं। हमारे साथ बहुत बेहतरीन शख्सियत जुड़ गए हैं, आदरणीय राजेंद्र कलकल सर, एसीपी हैं दिल्ली में, और हमारे अगले किरदार हैं सर। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अगले हफ्ते आपसे बातचीत होगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह देखकर। और हमारे साथ गोवर्धन जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। धीरेन्द्र कुमार झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी से एक ही गुजारिश है, सभी से एक ही आग्रह है कि कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर तक हम पहुंच सके। और एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर डॉक्टर राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सकारात्मकता सबके घर में जा सके। बहुत बहुत आप सभी का आभार हमसे जुड़ने के लिए। और राजीव जी, जैसे कि बात कर रहे थे हम कि संघर्ष होता है, जब हम कुछ करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं। आपने जिस किताब का जिक्र किया है उसमें एक शब्द है कि चुनौतियां, पुलिस प्रशासन की चुनौतियां। और हमारे एसीपी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो आखिर ऐसी कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, ज़रा-सा अगर आप ब्रीफ कर सकें जो आपकी पुस्तक में है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ी सहूलियत होगी और वो जान भी पाएँगे आपकी पुस्तक के बारे में। हाँ जी। तो जैसे मैं बताऊँ आपको कि जैसे हमारी पुस्तक है जिसमें हमें राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, उसका टाइटल है भारत में कानून व्यवस्था, पुलिस की चुनौतियाँ एवं समाधान। तो देखिए मुझे हमेशा जो है ना, जब हम छोटे थे, मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी जो भी बातें करूँ, उसको मैं कुछ न कुछ उदाहरण के साथ बताऊँ। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि जब उदाहरण से आप बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, जो फ़िल्म में जो होती है ना आजकल की, जैसे 12th पास 12th फेल, सॉरी 12th फेल जो मूवी आई थी, तो कुछ न कुछ उदाहरण के साथ तो वो सटीकता होती है। तो मैं बताऊँ, कहीं न कहीं शुरू से मुझे, जब मैं कॉलेज के समय तक जब मैं पुलिस को मैं देखता था, तो मैं बहुत भयभीत हो जाता था। ये बहुत, मैंने कहा कि मतलब जी, पुलिस को देखने में मुझे बहुत डर लगता था और लगता था कि अरे क्या करेगा? आता था तो बहुत तनाव में आ जाते थे। तो वही जो डीजीपी साहब थे, तो हमने उनको कहा कि आप लोग की ऐसी, मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा तो देखिए, और आजकल जो कई बार कहते हैं ना कि जो अहंकार कई बार होता है ना, कि हम फ़ोन करते हैं किसी को, तो सामने से क्या है कि सही तरीके से व्यवहार, कई बार ऐसी शिकायतें आती है कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, या आप सही तरीके से अप्रोच नहीं किया। तो ये मेरे मन में एक खौफ़ था कि देखिए कि ये जो है ऐसा क्यों है? ऐसा व्यवहार क्यों है? तो उसी पे हमने डीजीपी साहब से कहा कि हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं कि ताकि अगर एक व्यक्ति भी लाभान्वित हो जाए उस विचार से, उस सोच से, पुस्तक से, तो लगेगा कि जीवन कहीं न कहीं धन्य है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, पुलिस से बड़ा जो समाज सेवा है, कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिए 24/7 उनकी ड्यूटी होती है। तो उनके पास चुनौतियाँ काफ़ी हैं। लेकिन देखिए, समाज में वो हेय दृष्टि से भी देखे जाते हैं। हेय अगर उसको नकारात्मकता नहीं कहे, डर होता है। हम अगर आपने देखा होगा कि अगर हमारे, आप बिहार से हैं वैभव जी, हमने देखा होगा कि अगर हमारे गाँव में या घर में अगर पुलिस आ जाए। जो बातें आपने कही हैं राजीव जी, एक संदेश हमारे पास आया है, पुलिस से तो राम बचाए, भगवान बचाए। तो मैं ये वही कह रहा हूँ। होती हैं। जी, जी। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, वही मैंने कहा ना, ये समाज की गलती नहीं है, समाज की ऐसी सोच है। लेकिन क्या है कि कई बार देखिए, हर आजकल क्या है कि पुलिस एक है तो व्यक्ति 1000 हैं। अब आप बताइए, मैंने एक बताया, एक पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि अरे आप लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? अगर मान लीजिए कि हमें हमें कोई समस्या है, तो अगर हम किसी को फ़ोन करेंगे, तो आप तो सरकारी फ़ोन पे आप भूल जाइए। आप फ़ोन करते-करते आपके मर्डर हो जाएगा, अथवा जो भी हो जाना हो जाएगा, लेकिन मोस्टली ऐसा छवि ऐसा है। लेकिन देखिए क्या है, उन्होंने मुझे एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैं मुझे बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी का विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, एक जिले की आबादी 10 लाख होती है, 5 लाख होती है। क्या किसी व्यक्ति के लिए संभव है? तो मैंने कहा, लेकिन हमने कहा ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम बनाइए कि आम आदमी आप तक पहुँच सके। अब जो सरकारी की योजना है या अधिकारी है, तो मैं, खैर वो लंबी डिटेल हो जाएगी, बहुत अलग बहुत मैं वही जो आपने कहा कि जो चुनौतियाँ हैं, तो इस पे हम लोगों ने मिलके ये कहा कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं। डीजीपी साहब को हमने कहा कि ऐसा कुछ पुस्तक लिखते हैं कि उसपे कम से कम समाज का नज़रिया तो बदले। आपने देखा कि जो पुलिस वाला होता है, आप देखिए, हमें तो जैसे कहा ना, आपने एक उदाहरण दिया कि एक आपके दर्शक ने कहा कि पुलिस से भगवान बचाए। तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है। अगर मैं भी होता तो मैं भी वही सोचता। लेकिन आप असलियत में देखें, तो अगर एक आप पुलिस वाले का आप जीवन देखें, तो चाहे वो उच्च अधिकारी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, कई-कई दिनों से परिवार से वो दूर रहते हैं, कई बीमारियों से वो सामना हो जाते हैं। उनको बिल्कुल सही आंतरिक कह और जी, उनको देखिए आंतरिक और राजीव जी, महादवादी होता है। जी। आपके जवाब में एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ, जोड़ना चाहती हूँ कि कोरोना काल में पुलिस का जो रूप हमारे सामने आया, वो बिल्कुल अलग तरीके की जो छवि थी और बहुत सराहनीय कार्य उन्होंने किया है और इस पटल के माध्यम से मैं तमाम पुलिस कर्मियों को बहुत सादर नमन करती हूँ क्योंकि ये बहुत त्रासदी का समय था और जो पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही इस कोरोना काल में वो अपने आप में हमेशा मुझे लगता है सदा के सदा अमर रहने वाली बात है। बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ सहा भी और तटस्थ होकर वो खड़े रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे नहीं लगता जैसे कि आप कह रहे हैं कि पुलिस से डर लगता था मतलब एक हौवा जैसा मतलब एक बात थी, वैसा मेरे साथ भी होता था।
मैं भी जब बचपन में छोटी थी, तो वर्दी वाले को देख के मुझे भी बहुत डर लगता था और आज मेरे कई प्रोग्राम में ब्रिगेडियर और कर्नल सर और एसीपी सर से बिल्कुल आमने-सामने बातचीत होती है, तो धीरे-धीरे समय परिवर्तित होता है, वैसे ही समय परिवर्तनशील है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं चुनौती जो आपने एक ऐड किया है वो बहुत बड़ी बात है और एसीपी सर भी आपकी बात को सराह रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि राजीव जी पुलिस का सकारात्मक पक्ष रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अच्छा लगता है और राजीव जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो वही मैंने कहा कि देखिए हमेशा जो भी नवाचार करे या सकारात्मक का है तो उनका उनका हमेशा सहयोग करना चाहिए। आपने जैसे दिल्ली पुलिस और एसीपी की बात की, आप कोई जुड़े हुए हैं दर्शक हमारे, तो मैं बताऊँ एक शायद उनको उनसे परिचित होंगे और मैं भी आपको उनको बताऊँगा आपके। एक दिल्ली पुलिस में ही एक एसीपी हैं लाल बहार, उनका नाम लाल बहार है। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इस बात को मैं जोड़ रहा हूँ कि देखिए पुलिस वाला भी अच्छा काम करता है, जो तो ये हमको बताना पड़ेगा समाज को, तभी जो हमारी सोच है वो अब एक लाल बहार जी हैं, वो पुलिस में दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं, वो एक ग्राम पाठशाला करके वो एक मिशन चला रहे हैं, ग्राम पाठशाला। अब उनका अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे संपर्क किया कि राजीव जी आप कभी आइए, कभी समय दी, तो मैं एक बार गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी और जवान हैं, उसमें अधिकतर दिल्ली पुलिस के लोग हैं। उनका लक्ष्य है कि हर गाँव में पाठशाला खोलना। अब बताइए कितना ये सुंदर विचार है कि जो बच्चे जो हैं, बच्चे जो शुरू में अगर वो उनको अगर पढ़ने की आदत हो जाएगी, अगर वो पुस्तकालय जाने लगेंगे, तो मैंने देखा मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं देखा कि छुट्टी के समय में शनिवार, रविवार को जब भी इन लोगों का होता है पूरी टीम बना के और ये जाते हैं। मैं आपको नंबर आपके बारे में बताऊँगा, डिटेल भेजूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप के जो लोग हैं, हम समाज कहते हैं ना कि कलयुग आ गया, लोग हम सिर्फ़ आज के समय में हम सिर्फ़ शिकायतें करते हैं। अरे देखिए थोड़ा बच के रहिए, लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे उससे नहीं होगा। कौन बढ़ेगा? किसी को तो बढ़ना पड़ेगा ना, किसी को तो अच्छा तो हमें बस यही करना है कि जीवन में जो आपके दर्शक सुन रहे हैं, सकारात्मक रहिए हमेशा। ऐसा नहीं है, हमें कई लोग कहते हैं कि भैया राजीव जी आप तो बहुत मैं फ़ेसबुक में डालता हूँ, कई सारी चीज़ें मैं डालता हूँ। कहते हैं अरे आपके तो बहुत जलवे हैं, ऐसा आप तो बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया आपको जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे आर्थिक समस्या नहीं थी तो मैंने संघर्ष नहीं किया। बहुत संघर्ष किया, बहुत जी, लेकिन आपको हर संघर्ष में आपको संतुलित रहना पड़ेगा। आपको जो है, आपको ये है कि आपको अब जैसे मैंने कहा आपके मुझे कार्यक्रम में जुड़ना था। सुबह मेरी दुर्घटना से मेरा मोबाइल टूट गया। अब मैं हाय तौबा करने लगता। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या उसको समस्या नहीं है? अगर जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कहे कि उसको समस्या नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। चाहे हमने देखा कि बड़े-बड़े अरबपति, करोड़पति उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो क्या सिर्फ़ अगर एक पैमाना पैसा होता, क्या सिर्फ़ आर्थिक रूप से संपन्न लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो बहुत गरीब हैं, हमको कहाँ पैसा है, हम ये नहीं कर पाएँगे, वो नहीं कर पाएँगे। अरे नहीं है, सब मन का सोच है। ये सब यहाँ पे है, सब यहाँ है। अगर इतना ही होता, आप गूगल कर लीजिए। भारत में, विदेश में कितने पैसे वाले लोग हैं, कितने बड़े-बड़े अरबों-अरब जिनका नेटवर्थ अरबों-अरबों है। उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया अगर पैसा ही होता तो? तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक सोच है। तो सकारात्मक तो मतलब जीवन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना। मैं अधिकारी नहीं बन पाया कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, उस समय आपको लगेगा कि आपको भैया ये आपका दुर्भाग्य है। मैं बहुत दुखी था। मैंने कहा कि अरे जीवन तो खत्म हो गया। अब करना क्या है? तो मैं बताऊँ हमारे पढ़े हुए कई सारे जो हमने पढ़ाया है, कई सारे हमारे अधिकारी पुलिस अधीक्षक हैं। एक मुझे याद है, एक राज्य का पुलिस एसपी जिसको हमने पढ़ाया था, हमने व्याख्यान दिया था। उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आपने जो सर ट्रेनिंग दिलवाई थी बहुत काम आ रहा है। तो वो चीज़ मुझे फिर वो कहीं न कहीं मुझे कनेक्ट कर देता है कि अरे यार, क्या ये संभव है क्या? आज भी मुझे सपने जैसा लगता है ये चीज़, कि क्या ये क्या मतलब कोई कोई अधिकारी फ़ोन कर रहा है कि अरे सर आपने आपके पढ़ाया हुआ बहुत काम आ रहा है। तो मतलब थोड़ा देर के लिए मतलब इतना समय हो गया काफ़ी 15 साल हो गया मुझे, 15 साल से ज़्यादा हो गया व्याख्यान देते-देते। लेकिन कभी आज भी वो सपने जैसा लगता है, कि क्या ये सही है क्या? पहले जो लगता था कि यार ये लोग कौन है, किस टाइप का आदमी है, कैसे बात करता होगा, कैसे खाता होगा, क्या क्या जो अधिकारी लोग जो उच्च अधिकारी लोग हैं। बचपन में मुझे याद है कि मैं सुपौल में
छोटे जगह बिहार का तो उस समय बहुत अभी मैं देख रहा हूँ बिहार में बिजली सड़क थोड़ा आ गया है, थोड़ा विकास हो गया है। उस समय तो बहुत पिछड़ा था। तो हमारे फादर इंजीनियर थे, जो बेसिक सुविधाएं थी लेकिन जब डीएमएसपी की जब गाड़ी जाती थी तो मैं थोड़ा देर के लिए क्रिकेट खेलता था, मैं रुक जाता था। यार ये कैसा आदमी होता होगा, कौन है ऐसा आदमी, इसकी कैसे खाता होगा, क्या बोलता होगा, क्या पीता होगा। एक क्यूरियोसिटी होती थी कि कौन है यार ये सब। और अभी जब फोन आता है अधिकारी का कि सर आपने जो पढ़ाया है बहुत काम आ रहा है मेरे जीवन में, तो अभी भी सपने ऐसा लगता है। वो लगता है कि अच्छा क्या ये हो गया है क्या। तो जीवन में मैं बार बार वही जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मेरा जो मेन फोकस है, मैं चाहूंगा कि देखिए हम आज बातें कर रहे हैं तो मैं ही चाहूंगा कि हम आपसे कुछ लेके जाए या कुछ दे के जाए, लेके भी जाए और दे के भी जाए। तो जीवन में आज से ही कर लीजिए। जी, जी, कुछ नहीं करना है जीवन में, सिर्फ आप हर परिस्थिति में आप संतुलित रहें और जी। सकारात्मक रहें। बहुत कुछ बढ़िया। भी असंभव नहीं है। जी। बहुत बढ़िया राजीव जी, और हमारे साथ प्रसिद्ध कवित्री निधि भार्गव मान भी जुड़ गई हैं, अभिनंदन है सखी। और गोवर्धन जी ने एक संदेश दिया है आपके लिए कि डॉक्टर राजीव जी से हमारा संपर्क हो सके तो वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं। तो क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर इन्हें बता दें, अगर आपसे वो जुड़ना चाहें या आप दे देंगे, आप चैट में दे दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, तो आप शेयर कर दीजिएगा जहां भी लगेगा। जी। एक बात और मैं चूँकि बहुत सारी बातें हुई और पुलिस के जिस उद्देश्य से आपने पुस्तक लिखी, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। आप जगह-जगह उसका व्याख्यान देते हैं और उससे बहुत लोग बहुत प्रशासनिक सेवा में कार्यरत जो अधिकारी हैं, वो लाभान्वित भी हो रहे हैं। अ, आज की यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमारा समय भी अब हो चुका है और मैं चाहूँगी कि यूथ के लिए आप संदेश ज़रूर दें। मैं यूथ के लिए वही कहूंगा कि देखो, मतलब कि मैं यूथ को ये कहना चाहूंगा कि देखिए जीवन में आप जो करना चाहते हैं, आप पहले अपना गोल, सबसे पहले तो अपना आप गोल फिक्स कर लीजिए। और ये गोल, देखिए समय जो होता है ना वो किसी के लिए रुकता नहीं है। हम सबको याद होगा, हम जब महाभारत बचपन में जब छोटे जब थे तो हम लोग महाभारत देखा करते थे। जो जब कोई भी सीरियल जब शुरू होता था तो एक समय का एक पहिया घूमता था, मैं समय हूँ। तो उसी समय देखिए समय हम लोग क्या करते हैं ना कि टालते हैं कि अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देख लेंगे अगर कर नहीं, आप फिर असफल। आपको जो भी करना हो आप 10वीं तक या 10वीं तक आप डिसाइड कर लें, 10वीं 12वीं तक कि आपको जीवन में करना क्या है। और आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो, अगर आपको साइंस में रुचि है तो आप साइंस लें, आपको अगर आर्ट्स में रुचि है तो आप आर्ट्स लें। ये सोच के मत ले कि अरे भैया वो पड़ोसी का बच्चा रामू, उस अंकल का बेटा ये किया या वो मेरा दोस्त ने वो किया वो किया, नहीं। आपकी जो रुचि है, क्योंकि आपकी जो रुचि होगी आप अगर वो लेंगे तो आप उसमें अपना पूरा आप योगदान कर पाएंगे। तो मैं जो हूँ यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप देखिए, क्योंकि देखिए आप पे, आपके समाज का, आपके परिवार का और आपके देश का आप पे कि हमारा देश कैसा रहेगा, ये यूथ पे भी बहुत बहुत डिपेंड आधारित होता है। तो हमें ये करना है कि हमें अपने लिए तो करना ही है, हमें अपने परिवार के लिए पहले पहले खुद, उसके बाद परिवार, उसके लिए देश। तो ये आपको ये जो आपके पिक्चर है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। आजकल कई सारे मैंने कई लोगों को देखा कि अरे यार ये चलो ये नहीं करना वो भी कर लेते हैं, वो नहीं करना वो नहीं करता। तो मैं कहता हूँ 10 नाव पे पैर रखोगे तो कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए आपको गोल फिक्स कर लीजिए। और आपके कोई अगर दबाव हो, अगर आपके माता पिता का, परिवार का कोई भी दबाव हो तो आप उनसे बात करिए, आप उनको समझाने का प्रयास करिए कि अगर मैं ये चीज करता हूँ तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा, वो चीज करता हूँ अच्छे से कर पाऊंगा। और फिर भी अगर नहीं माने तो आप, मैं कहता हूँ कि विद्रोह, इसको भी मैं कई बार मैं पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं, मेरे माता पिता अगर किसी क्षेत्र में, और मैं आपको एक ये भी मैं बताना चाहता हूँ नीरज जी कि मैं, कोई भी नौकरी छोटा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भी नौकरी छोटा है, जो भी अगर कोई आईएएस भी है वो भी अच्छा है, और जो गैंगमैन है, चपरासी है, वो भी नौकरी, कोई नौकरी खराब नहीं है। तो मेरे माता पिता कहते थे कि अरे तुम आईएएस आईपीएस नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा तुम छोटे में चले जाओ, थोड़ा तुम ये वाला भी फॉर्म भर दो, वो भी भर दो। मैं नहीं भरता था, मतलब कोई अहंकार नहीं था या कोई वो नहीं था। मैं कहता था नहीं, जो मैं कर नहीं पाऊंगा वो मैं नहीं भरूंगा। अगर मैं, हो सकता है कि मैं ये तैयारी में मैं ये चीज मैं निकाल पा रहा हूँ और थोड़ा मैं अगर किसी और क्षेत्र में मैं भर दूं, हो सकता है कि निकल जाए मेरा, लेकिन मैं वो चीज कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं भरने का, तो मैंने कहा कि उस समय हमारे माता पिता बहुत नाराज रहते थे मेरे से, दुखी भी रहते थे कि यार बदतमीज है, बात नहीं सुनता है, कोई समझाइए।
लोग कोई बोलते थे कि रिश्तेदार को घूम फिर के कि यार फ़ोन करिए। और मैं बताऊँ जो लोग मेरे बारे में उल्टी बातें करते थे, तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आपने खुद की सुनी है। पर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गोल बनाया नहीं, मिशन बनाया नहीं और बोलेंगे नहीं मैं खुद ही कर रहा हूँ, फिर तो आप फेल हो जाइएगा और बदतमीज़ भी कहलाइएगा और सफलता भी नहीं मिलेगा। आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए जीवन में और उसके लिए काम करना चाहिए। और मैं बताऊँ, बहुत सारे मुझे याद है जो मेरे खिलाफ नकारात्मक बातें करते थे, क्योंकि सामने तो नहीं करते थे, पीछे बातें करते थे। तो वो सारे लोग अब मुझे फ़ोन करते हैं, किसी को कुछ ना कुछ काम पड़ता है कि अरे बंटी, मेरे घर का नाम बंटी है, कि अरे बंटी मुझे मालूम था कि तुम जीवन में कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन हमें तो सच्चाई मालूम है कि ये तो उल्टा-फुल्टा बोलते थे। लेकिन उस बात को आपको उनको बताना नहीं है, आपको स्वीकार करना है, उस बात को क्यों बताना? फिर आप में उसमें क्यों अंतर रहा? तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका अगर गोल आपका क्लियर है, तो आप खुद की सुनिए, फिर किसी की मत सुनिए। लेकिन आपका गोल क्लियर होना चाहिए। बस इससे आपको सफलता मिलेगी। जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजीव जी, बहुत-बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर संदेश आपने यूथ को दिया है। अनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और कलकल सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सुंदर संदेश आपने यूथ को दिया और एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर अर्जुन की तरह सिर्फ़ मछली की आँख पर लक्ष्य रहा, तो निसंदेह आप एक विश्व विजेता बन सकते हैं, एक सबसे कुशल धनुर्धारी बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य को आप साधे रखिए और लक्ष्य को पकड़ के रखिए। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और इतनी सारी बातें हुई आपके जीवन से जुड़ी हुई और किस तरीके से आपने मुश्किलों का अ सामना किया और आज इतने सारे बच्चों को आप मतलब बच्चे आपके लिए चूँकि आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, तो आपके लिए वो तमाम जो अधिकारी हैं, वो बच्चे हैं, जिनको आप शिक्षा देते हैं और इतनी सुंदर पुस्तक के लिए पुनः आपको बधाई और हमारी यही आशा है कि आप आगे और इस तरह की पुस्तकें लिखें और माँ शारदे की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हमसे जुड़े इतनी सारी आपने बातें साझा की, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। हम राजीव जी को सुन रहे थे और राजीव जी ने इतनी सुंदर जानकारियाँ दी और बेहतरीन कार्यक्रम आज का रहा और जहाँ चाह वहाँ रहा जैसे कि कलकल सर ने लिखा है और तमाम सुधी श्रोताओं से गुजारिश करती हूँ कि अगला एपिसोड आप ज़रूर देखें क्योंकि आज जिस तरीके से एक अधिकारी को पढ़ाने वाले शिक्षक आए थे, अगले एपिसोड में दिल्ली के एसीपी राजेंद्र कलकल जी आएँगे और उनके साथ हम बहुत सारी बातें साझा करेंगे चूँकि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की बातें करेंगे, दुनिया की बातें करेंगे, देश की बातें करेंगे और उनके व्यक्तित्व की और कृतित्व की भी बातें करेंगे, व्यक्तिगत जीवन की भी बातें करेंगे, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी थमती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है हर हाल में। तो ज़रूर इंतज़ार कीजिए किरदार ज़िंदगी का और किरदार ज़िंदगी में नए एपिसोड को लेकर मैं इसी तरह आती रहूँगी। आज 78वां एपिसोड था, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डॉक्टर राजीव को हम सुन रहे थे। तमाम सुधी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे कार्यक्रम को चार चाँद लगाते रहिए। आपकी उपस्थिति ही हमें ऊर्जा प्रदान करती है और हम नए-नए शख्सियत को आपसे मिलवाने लेकर आते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार। अगले हफ्ते के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।